देखो थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर क्या बात करता है, आपका डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है जी। अपने लोग, डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पढ़े। डिमांड जी सर। डिमांड में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ते हो? एक तो डिमांड का मीनिंग, हम्म। दूसरा अपने लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, जी। वो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तीसरा आप पढ़ते हो फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जी। वो प्राइस, फिर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, वो सब। फिर आप पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड, और फिर टॉपिक आप पढ़ते हो मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक। और लास्ट पढ़ते हो इलास्टिसिटी। यही टॉपिक आपको यहां पढ़ना है। डिमांड चैप्टर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। लेकिन सप्लाई चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रोड्यूसर कैसे सोचेगा। डिमांड चैप्टर का कोर कंसेप्ट है कि प्राइस गिरे तो डिमांड बढ़ेगा, जी। और प्राइस बढ़े तो डिमांड गिरेगा। ठीक है जी। लेकिन प्रोड्यूसर उल्टा सोचता है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सोचता और बेच लो, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। जी। तो प्राइस बढ़े तो वो अपना सप्लाई बढ़ा देगा, और अगर प्राइस गिर रहा है तो सोचता है भी रोक लो, बाद में बेचेंगे, तो गोडाउन में बंद कर लेगा, यानी सप्लाई गिरा लेगा। यानी ये बात आप समझे कि डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स रिलेशनशिप था, ऑपोजिट या नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों इनवर्स? क्या बोलते हैं, एक बढ़े तो दूसरा गिरेगा। लेकिन प्रोड्यूसर जब आप बात करते हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल इसका प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव है, एक बढ़े तो दूसरा बढ़ेगा, एक गिरे तो दूसरा गिरेगा। जी। तो ये आपको मेन टॉपिक का मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स, लॉ, मूवमेंट और इलास्टिसिटी, ये आपको सप्लाई चैप्टर में पढ़ना होता है। चलो फटाफट चालू करते हैं। पहले आया सप्लाई का मीनिंग क्या है। एक सप्लायर अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को विलिंग है, और उसका एबिलिटी भी है। देखो यही डेफिनेशन डिमांड में था, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाई एट अ डिफरेंट प्राइसेस। जी। यहां भी वही बोला, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सप्लाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी का बात हो रहा है, तुरंत। तो क्या क्या बात बोला? विलिंगनेस का बात, एबिलिटी का बात, किसका? सप्लायर का। क्या करने के लिए? सप्लाई करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अभी। यही डेफिनेशन, यही मीनिंग हो गया। जी। अब आओ, सप्लाई दो टाइप का है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल मतलब एक दुकानदार या एक सप्लायर का कितना एबिलिटी और विलिंगनेस है अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई करने का। जी। लेकिन जब हम मार्केट का बोलता है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इस पर्टिकुलर एरिया में जितने सप्लायर है सबका, हावड़ा में सबका। जी। सर आप तो माइक्रो पढ़ा रहे हो, तो माइक्रो में तो लार्ज नहीं आना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना अपना। हाँ। एक बात ध्यान रखना, जब मैक्रो आएगा ना, मैक्रो हम बोलेगा नेशन एज अ होल, पूरे देश का बात। माइक्रो बात ही करता है या तो एक आदमी का या कुछ लोगों का, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट का, इंडिविजुअल का, या एक मार्केट में जितने लोग हैं सबका। अब एक मार्केट मतलब एक स्टेट भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक एरिया भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकता है, एक विलेज भी हो सकता है, एक टाउन भी हो सकता है। पूरा देश नहीं, पूरा देश बोलते हैं मैक्रो आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बोला एक अकेला सप्लायर का एबिलिटी और एक ग्रुप ऑफ सप्लायर का भी एबिलिटी, पूरे मार्केट का एबिलिटी।
तो डेफिनेशन वही रखा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा? देखो शेड्यूल क्या बताता है, दो वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, शेड्यूल और ग्राफ, है ना। ये दोनों वर्ड का एक एक मीनिंग याद कर लो, जहां ये वर्ड है वहां यही बात लिखना। शेड्यूल क्या होता है? वो टेबल कि प्राइस अगर 5 रुपया है तो आप 10 पीस बेचने को तैयार हो, प्राइस अगर 6 रुपया हो गया तो आप 12 बेचने को तैयार हो, प्राइस अगर 7 हो गया तो आप 15 बेचने को तैयार, प्राइस अगर 8 हो गया तो आप 20 पीस बेचने को तैयार हो। ये टेबल को बोलते हैं शेड्यूल। और ये टेबल जब हम आपको डायग्राम में समझाएं उसको बोलते हैं ग्राफ। तो शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन। और ग्राफ क्या है? डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। ये दो वर्ड जिंदगी इकोनॉमिक्स में ना कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको सब जगह सेम ही यूज करने हैं। वो वर्ड का आपको आदत लगना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ याद करते करते पागल हो जाओगे। जी सर। तो आपको जैसे कोई पूछे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो बोलना टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि बोले ग्राफिकल ग्राफ क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई ग्राफ या इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ क्या होता है, डिमांड कर्व जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? बोलोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है। किसका क्या चीज का बता रहे लोग प्रेजेंटेशन? रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि अलग अलग प्राइस पे कितना अलग अलग क्वांटिटी एक सप्लायर बेचने को तैयार है। जब हम डिमांड का बोलेंगे तो अलग अलग प्राइस पे कितना अलग अलग कंज्यूमर खरीदने को रेडी है। तो शेड्यूल क्या है सर? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप का, प्राइस और अलग अलग प्राइसेस का क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। यहाँ पे जी वैसे कोई पूछे ग्राफ क्या है या डायग्राम क्या है, बोलना इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो ये लोग रिश्ता बताता है, शेड्यूल हो या ग्राफ, प्राइस और क्वांटिटी का। वहां बोलोगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, यहाँ बोलोगे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। तो देखो एक जगह याद करो, सब जगह चिपकाओ। तो देखो शेड्यूल यही तो बताया, ठीक है। अलग अलग प्राइसेस पे प्रोड्यूसर कितना विलिंग है सप्लाई करने को। वही मार्केट सप्लाई क्या हो गया? बोलोगे ये इंडिविजुअल सप्लाई का था, बोलोगे ये ग्रुप ऑफ पीपल का, या ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट, उनका विलिंगनेस का रिलेशनशिप बताता है। जी। तो ये देख लो, पहले एक्स का फर्म ए का बताया कि 5 रुपया दाम है तो 0 बेचने को तैयार है, 10 रुपया दाम है तो 10 पीस बेचने को तैयार है, 15 रुपया दाम होगा तो 20 पीस बेचने को तैयार है, 20 रुपया दाम होगा तो 30 पीस बेचने को तैयार है। जी। वही फर्म बी, उसका भी 0, 5, 10, 15। तो मार्केट सप्लाई कैसे आएगा सर? जितने सप्लायर है सबको जोड़ लीजिए, मार्केट आ गया। तो 0 + 0 0, 10 + 5 15, 20 + 10 30, 30 + 15 45। ये हो गया मार्केट सप्लाई। जी। तो कोई भी अगर पूछे तो एक टेबल समझ में आ गया आपको, इसी को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं। वो इंडिविजुअल का, ये मार्केट का। अब इसी को बोला ग्राफिकल क्या होता है या कर्व क्या होता है या डायग्राम क्या होता है, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? वही रिलेशनशिप का। जब इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल का, जब मार्केट का है तो सारे सप्लायर का, ऑल द सप्लायर या ऑल द प्रोड्यूसर। बस मेजर फर्क क्या आएगा ये इंडिविजुअल और मार्केट में जब बताओगे तब। ये इंडिविजुअल का डायग्राम जरा गौर करना, बढ़ने का स्पीड कैसा दिखाई दे रहा है, एक बार देखना खाली, ठीक है। तो क्या बताया, इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन क्या लिखा? ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। किस चीज का? रिलेशनशिप का। किसके बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखो यही लैंग्वेज घुमा फिरा के बार बार यूज कर रहे हैं। यहाँ वहां टेबुलर प्रेजेंटेशन बोल देते हैं, यहाँ ग्राफिकल बोल दो। और क्या बताता है? रिश्ता बताता है, ठीक है ना जी। तो देखो यहाँ पर अभी गौर करना, खाली एक चीज पे डिफरेंस एक ही है बेटा। इंडिविजुअल का डायग्राम देख लिया आप जी। अब जरा मार्केट का डायग्राम देखना। देखो इंडिविजुअल का डायग्राम ना, बढ़ने का कर्व कैसा है, इसको बोलते हैं स्टीपर। अच्छा।
और इस ये देखो थोड़ा और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैटर। अच्छा। ठीक है, जी। बस यही मेन फर्क है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व स्टीपर होता है, जबकि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, या मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है, डिमांड या सप्लाई। अच्छा, ठीक है। यही फर्क है। अरे बहुत सारे लोग मिलके बहुत लंबा इम्पैक्ट डालेंगे ना मार्केट पे, एक अकेला कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा बेटा? ठीक है। जी। अब एक चीज गौर की, डिमांड कर्व हमेशा ऐसा होता था ना, हाँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग, जी। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता नेगेटिव था। प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिर जाता था, इसीलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। यहाँ पे कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है जी। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता पॉजिटिव है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, देख लो। जी। दैट इज वाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग। ये मार्केट का भी। इसलिए आपको यहाँ बोला स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, तो सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड है, पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिश्ता बताता है, इसलिए अपवर्ड। क्लियर है? जी सर। एक बात याद रख लेना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कभी कोई पूछ लेना स्लोप का फॉर्मूला बताओ, अच्छा, तो बोलना चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आप आगे जाके इलास्टिसिटी पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। डिमांड में भी पढ़े ना, ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर जब पढ़ते हो। हाँ। बट यहाँ पे देखो स्लोप जब भी बोलेगा उल्टा है, ये डिमांड में भी यही फॉर्मूला है और सप्लाई में भी यही फॉर्मूला है, ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी है स्लोप में। तो कभी भी कोई बोलेगा स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, बोलना चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, फिर चाहे वो डिमांड का बोले चाहे सप्लाई का बोले, सेम फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है। अब बोला सप्लाई फंक्शन क्या है, तो वही सप्लाई फंक्शन में क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। देखो ग्राफ डायग्रामेटिकल रिलेशनशिप बताता है या ग्राफिकल रिलेशनशिप बताता है, शेड्यूल टेबुलर रिलेशनशिप बताता है, फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, बताता तो सब रिश्ता ही है। जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है यही बताता है। ठीक है ना? कैसा रिलेशनशिप बताता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से डिमांड पे कितना चेंज आएगा, सप्लाई में कितना चेंज आएगा। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बढ़ेंगे तो सप्लाई कैसा बढ़ेगा। अच्छा। वही डिमांड में था, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इट्स फैक्टर्स। डिमांड में क्या क्या फंक्शन था बेटा, फैक्टर्स था, सॉरी। एक था खुद प्राइस, यहां पर भी होगा। डिमांड में क्या होता था, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगा। हम एक बार डिमांड वाला फैक्टर रिकैप कर रहे हैं आपके लिए 2 मिनट में जी, तब हम आपको सप्लाई वाला फैक्टर समझा पाएगा इजीली। दूसरा फैक्टर था प्राइस ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसमें 2 चीजों का 3 चीज का पढ़ते थे, नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स और inferior goods। नॉर्मल गुड, नेसेसरी गुड और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड में इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ जाता था। इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ता था तो डिमांड गिर जाता था। जबकि नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगा घटे डिमांड में नो चेंज होता था। नेसेसरी गुड्स में। थर्ड फैक्टर बढ़ते थे प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता था तो मेरे गुड्स का डिमांड बढ़ जाता था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता था तो मेरे गुड्स का डिमांड गिर जाता था। जी। चौथा पढ़ते थे बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपका टेस्ट बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाता था, टेस्ट गिर जाए तो डिमांड गिर जाता था। जी। और 5वां फैक्टर पढ़ते थे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगता है फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो अभी डिमांड गिर जाता था, अभी डिमांड बढ़ जाता था। और आपको लगता था फ्यूचर में दाम गिरेगा तो अभी डिमांड गिर जाता है। जी।
फिर 2 फैक्टर पड़ते थे मार्केट के लिए। एक नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन हाई हो तो डिमांड हाई होगा, पॉपुलेशन लो होगा तो डिमांड लो होगा। और एक पढ़ते थे वहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस एरिया में सबका इनकम ठीक ठाक है, सब अच्छा कमाते हैं जी तो डिमांड हाई रहेगा। लेकिन इस एरिया में कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत गरीब है तो डिमांड लो रहेगा, है ना। जी वैसे ही यहाँ पर भी फैक्टर्स हैं, तो वो सब फैक्टर कैसे अप डाउन होंगे, उसी से सप्लाई भी अप डाउन होगा। तो चलो एक एक करके फैक्टर पढ़ाया है यहाँ पे भी। पहला फैक्टर भाई ओन प्राइस, खुद का दाम। सर अगेन प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जी अगर हम चाय का बिजनेस करते हैं बेटा, हम चाय बेचते हैं, चाय मतलब खुला वाला, ये बना के चाय नहीं, टी बैग्स, पाउच पाउच, 1 केजी चाय, 5 केजी चाय, चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती। तो बेटा जी अगर हम चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो चाय पत्ती का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि तुरंत हम कॉफी बेचने लग जाए, हमको लगेगा इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ये बेचो। जी टी बेच के क्या फायदा मेरा, क्योंकि सप्लायर को तो जहाँ प्रॉफिट है वो वहीं भाग जाएगा। जी नंबर ऑफ फर्म्स, अगर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सप्लाई हाई रहेगा, क्योंकि सब अगर थोड़ा थोड़ा भी बेचे तो बहुत बिक जाएगा। जी लेकिन अगर इस बिजनेस में बहुत कम लोग काम करते हैं तो सर कम लोग मिलके कितना ही बना लेंगे और कितना ही बेच लेंगे, जी तो कम रहेगा सप्लाई। तो नंबर ऑफ फर्म्स अगर हाई है तो सप्लाई भी हाई है, नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम है तो सप्लाई भी कम। जी गोल ऑफ द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनना। अगर मेरा प्रॉफिट मोटिव है या मेरा सेल्स वॉल्यूम मोटिव है, मतलब ज्यादा बेचना मेरा मोटिव है, अगर प्रॉफिट मोटिव है बेटा तो प्राइस हाई रहेगा, तभी हम सप्लाई हाई करेगा। जी लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम मोटिव है, हमको ज्यादा बेचना है, तो प्राइस कम रहेगा, तब हम सप्लाई हाई करेगा। अच्छा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इतना कम प्राइस है, ज्यादा बेचो, ताकि अरे बेटा हम 1 रुपए में एक पीस में 1 रुपए ही कमाते हैं। हम चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा बेचे, ताकि अरे अगर हम 5,000 पैकेट ही बेचेगा तो हम कितना कमाएगा, 5,000 रुपया, और तो उसमें तो मेरा घर नहीं चलेगा। नहीं, तो अगर मेरा सेल बढ़ाने का मोटिव है तो जब प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा बेचेंगे। जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाँ मनी इनपुट का बात हो रहा है। जी तो अगर फैक्टर प्राइस अगर हाई है तो सप्लाई क्या होगा, गिरेगा, गिराएंगे, क्योंकि प्राइस का, सामान का दाम तो हम चेंज कर नहीं पा रहे हैं, और बनाने में इतना महंगा हो जा रहा है कि बेटा जी अब लग रहा है कि इतना कम प्रॉफिट में बेच के हम करेंगे क्या। पहले 10 रुपया रॉ मटेरियल का दाम था, हम 18 रुपए में बेचते थे, तो हम 1 लाख पैकेट बेच लेते थे। लेकिन अब बनने में 15 रुपया लग जा रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो बेटा हमको लगेगा इतना कम प्रॉफिट में काम नहीं करेंगे, छोड़ो, तो सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। टेक्नोलॉजी अगर बेटर मिले तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी में जल्दी प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर मेरे पास पुराना टेक्नोलॉजी है, मशीन पुराना है एकदम, तो गिरेगा, सप्लाई कम होगा, क्योंकि अपना बना ही नहीं पाओगे तो बेचोगे कैसे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, मेरे को लग रहा है ये सामान का फ्यूचर में मार्केट प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कमेगा भी। हाँ, अभी सप्लाई रोक देगा, क्योंकि जब बढ़ेगा तब बेचेंगे ना, अभी हम स्टोर रूम में स्टोर करके रख लेगा। लेकिन अगर हमको लग रहा है फ्यूचर में ये चीज का प्राइस गिरेगा तो भाई अभी जितना बेच लो, क्योंकि अभी प्रॉफिट कमाने का मौका है। जी गवर्नमेंट अचानक टैक्स वैक्स बढ़ा दिया, टैक्स अगर बढ़ा दिया तो सप्लाई गिरेगा, हाँ, लेकिन टैक्स कम कर दिया तो सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा दे तो सप्लाई बढ़ेगा। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को छूट देता है, अच्छा, हाँ, है ना, सब्सिडी। तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देने लग जाए बहुत, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। हाँ, 10 रुपया का रॉ मटेरियल गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है तुमको 6 रुपये में दे देंगे, हाँ, वाह, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा हो गया, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे।
ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज्यादा बेचेंगे। जी। लेकिन गवर्नमेंट अचानक सब्सिडी बंद कर दे तो हम कम सप्लाई करेंगे। तो ये सब फैक्टर के अप डाउन से ही मेरा बिजनेस अप डाउन होगा, सप्लाई अप डाउन होगा, क्वांटिटी। अगला टॉपिक आ गया। तो 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए आपने, डेफिनेशन पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए और वो पढ़ लिए टाइप पढ़ लिए। अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। यहां भी वही बोला, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़े तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा और प्राइस गिरे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिश्ता क्या है? पॉजिटिव। अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब ये बाकी जो फैक्टर्स पड़े अभी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स, सब्सिडी, ये सब कांस्टेंट रहे, सिर्फ पहला फैक्टर चेंज हो जी। ओन प्राइस अगर खाली चेंज हो तो इनका रिश्ता क्या है? पॉजिटिव है। एक बढ़े तो दूसरा बढ़ेगा, एक गिरे तो दूसरा गिरेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए। यही बात को टेबल में समझाया और फिर यही बात को डायग्राम में समझाया। ठीक बात जी। लॉ पढ़ते वक्त लॉ के साथ 2 क्वेश्चन और पढ़ना पड़ता है, लॉ का एजम्पशन और लॉ का एक्सेप्शन। बेटा एजम्पशन तो दुनिया का सबसे आसान आंसर है, क्योंकि लॉ का पहला लाइन ही उसका एजम्पशन है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये दुनिया में असली में तो हो नहीं सकता ना कि सिर्फ गुड्स का प्राइस चेंज हो, न रॉ मटेरियल का दाम में चेंज है, ना अदर गुड्स का दाम में चेंज है, ना टैक्स में चेंज है, ना सब्सिडी में चेंज है, न क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फर्म्स में चेंज हो रहा है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। तो यही तो लॉ एज्यूम किया कि ये सब होगा। देखो क्या लिखा, नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन गोल, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी एजम्पशन को बोलते क्या है? सिट्रस पैराबेस। सिट्रस पैराबेस का मतलब ये होता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये लॉ ऑफ डिमांड में भी है। जब भी वो ये लाइन बोलता है ना अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो लॉ ऑफ डिमांड में भी बोला है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी बोला है, इसी लाइन को बोलते हैं सिट्रस पैराबेस। अच्छा, साइंटिफिक लैंग्वेज। अच्छा, यानी बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो ऑल कांस्टेंट बोलते जाओ। एग्जाम में एजम्पशन लिखना तो सबसे आसान आंसर है अगर तुमको फैक्टर्स का सारा नाम याद हो तो जी। लेकिन एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये अभी तक एक टॉपिक है बेटा जो डिफरेंट है। अभी तक डिमांड और सप्लाई में 2 ही मेन डिफरेंस पढ़ा रहे हैं हम। पहला डिफरेंस पढ़ाया कि प्राइस के साथ उसका रिश्ता कैसे है, बाकी सब क्वेश्चन वैसा ही था। अब आ रहा है एक दूसरा बड़ा चेंज। लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड में बहुत सारे एक्सेप्शन था, वो गिवन गुड्स, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, वो सब जी जी। यहाँ पर मेन 3 ही एक्सेप्शन है। पहला बोला एग्रीकल्चर आउटपुट। बेटा नॉर्मल लॉ बोल रहा है प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ेगा, बट सीजन जाने के बाद अगर हम तुमको बोले कि अभी जितना गेहूं इंडिया में बना हुआ है हमको उससे ज्यादा ला के दे दो, हम तुमको प्राइस डबल देंगे, तुम सप्लाई बढ़ा पाओगे क्या? नहीं। हम प्राइस बढ़ा रहे हैं बट फिर भी सप्लाई में नो चेंज, तो लॉ को तो ब्रेक कर रहा है जी। अब एक एक्सेप्शन हो गया एग्रीकल्चर आउटपुट, क्योंकि वो नेचुरल फैक्टर पे है ना बेटा जी। तुम नेचुरल फैक्टर से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन कर दो? गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन मतलब एंटीक पीस जी। दुनिया में पिकासो का मान लो 5 पेंटिंग है और एक पेंटिंग का दाम है 1 करोड़ रुपए जी। हम तुमको बोलते हैं तनिष्ठा हम तुमको 1 करोड़ नहीं पर पेंटिंग का 10 करोड़ देगा जी। मैडम कहता 5 नहीं और 15 पेंटिंग ला देगा। सर पिकासो तो मर गया, अब अगर 5 ही पेंटिंग है उसका दुनिया में तो उसका बनाया हुआ पेंटिंग कहां से ला देगा जी।
टीपू सुल्तान या महाराणा प्रताप का तलवार है, मान लो दुनिया में 3, हाँ बोलो तो यूज करते थे वो तलवार, दुनिया में 3 ही बचे। जी। हम बोल रहे हैं एक तलवार का दाम 100 करोड़ है, हम तुमको पर तलवार 200 करोड़ देगा, बट हमको ऐसा और 10 तलवार लाके सर पॉसिबल नहीं है। जी। एंटीक पीस जितना है दुनिया में उतना ही, आप दाम बढ़ा दीजिए, सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। मतलब अगेन लॉ का एक्सेप्शन, लॉ टूट रहा है। जी। पेरिशेबल गुड्स, जो गुड्स बहुत जल्दी खराब होता है, उसका अगर दाम गिर भी जाए ना तो तुम सप्लाई कम नहीं करोगे। अगर प्राइस गिर जाए तो तुम सप्लाई कम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता नहीं तो बड़ा बड़ा खराब हो जाएगा, स्टोर करके रख के करेंगे क्या? जी। तुमको तो बेचना ही पड़ेगा ना। अब तुम टमाटर बेचते हो, 20 रुपए किलो का टमाटर का अचानक मार्केट प्राइस 16 रुपया हो गया, जी। तुम 1 दिन 2 दिन स्टोर कर लोगे, उससे ज्यादा स्टोर कर नहीं पाओगे, तुमको पता है तो सड़ जाएगा। जी। तो तुम भैया बोलोगे भैया जो भी है बेचो, नहीं तो पूरा ही पैसा डूब जाएगा मेरा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगी, प्राइस गिरा तो सप्लाई गिरेगा। जी। एक और यहाँ पर नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, 2 और है यहाँ नहीं लिखा, हम लिख रहे हैं क्योंकि माइट भी ये पुराना बुक है इसलिए नहीं लिखा, तुम्हारे नया बुक में होना चाहिए। एक है टाइम फैक्टर। तुम्हारे दुकान में हम आया, बोला तनिष्ठा रसगुल्ला कितना पीस अवेलेबल है, आप बोले अभी तो 100 पीस अवेलेबल है। हम बोले 1 पीस का दाम कितना, आप बोले 15 रुपया दाम है। हम बोले अब तुमको 1 पीस का 15 नहीं 50 रुपया देगा, बट अगले 5 मिनट में मेरे को 100 नहीं 10,000 पीस रसगुल्ला चाहिए। ला पाओगे? कहीं और से नहीं लाना है, नहीं। बना पाओगे 5 मिनट में 10,000 पीस रसगुल्ला? नहीं। प्राइस बढ़ा पर तुम सप्लाई तो नहीं बढ़ा पा रहे, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में भी पॉसिबल नहीं होता। जी। और एक है लेबर लेजर, लेबर लेजर, इसको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर भी बोलते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि देखो एक आदमी का आदत होता है बेटा, जब स्टार्टिंग में उसके पास बहुत पैसा नहीं हो, एकदम गरीब हो ना, वो 10 घंटा 15 घंटा भी मेहनत करने को तैयार है। जी। लेकिन जब आपके जेब में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ने लगे, तब आपको लगता है हमको आराम भी करना है, हमको घूमने भी जाना है, फैमिली को भी टाइम देना है। अब तुमको क्या लगता है, जेब में पैसा आ गया, अब अगर हम तुमको ज्यादा पैसा ऑफर करें और बोले तनिष्ठा दिन का 18 घंटा काम करना, तुम बोलोगे 18 छोड़ो, पहले तो 10 घंटा करते थे, उसकी जगह 8 ही घंटा करेंगे, हमको 2 घंटा का छुट्टी भी चाहिए। मतलब तुम्हारा पैसा बढ़ा है पर तुम सप्लाई गिरा दी। तो लेबर अपने एफर्ट का सप्लाई को कम कर देते हैं। जी। इसीलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, उल्टा सप्लाई गिर गया प्राइस बढ़ने पे। तो ये 5 एक्सेप्शन है। जी। अब आया मूवमेंट एंड शिफ्ट, आखिरी टॉपिक, इसके बाद इलास्टिसिटी है। जी। मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है, पहले बहुत अच्छे से सुन लेना एक बात में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट भूल जाते हैं और हमको खराब लगता है कि ये भूलने लायक टॉपिक ही नहीं है। मूवमेंट किसके कारण होता है, शिफ्ट किसके कारण होता है? मूवमेंट होता है सिर्फ प्राइस के कारण और शिफ्ट होता है बाकी सब फैक्टर के कारण। मूवमेंट का मतलब है, मेरा मान लो पहले 5 पीस रुपया जब दाम था 10 पीस बेच रहा था, अब दाम हो गया 8 रुपया, तब हम 12 पीस बेचने लगा। जी। और दाम बढ़ गया 12 रुपया, अच्छा हम 20 पीस बेचने लगा। जी। तो पहले मेरा सप्लाई कर्व जो था यहां था, सॉरी यहां था 5 रुपया पे, पॉइंट नंबर ए, ये बढ़ के यहां आ गया, बढ़ के यहां आ गया। जी। यानी किसी कर्व के ऊपर अप डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको मूवमेंट बोलते हैं। और ये प्राइस के कारण ही हो रहा है, देख लो। हम क्या बोला था, 8 रुपया का सामान 5 रुपया हो गया, तुम सप्लाई कम कर दोगे, और 8 रुपया का सामान 12 रुपया हो गया, तुम सप्लाई बढ़ा दोगे। ये क्यों अप डाउन हो रहा है? प्राइस चेंज होने के कारण ना। जी। इसीलिए इसको मूवमेंट बोलते हैं, या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं। उसी सप्लाई कर्व पे तुम अप डाउन हो रहे हो। ये बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, और अगर कम हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक।
जी शिफ्ट होता है अदर फैक्टर के कारण। बेटा प्राइस अभी भी 5 रुपया ही है। जब 5 रुपया दाम तो तुम 10 पीस बेच रहे थे। जी प्राइस अभी भी 5 रुपया ही है, बट टेक्नोलॉजी बेटर हो गया इसलिए तुम ज्यादा बनाने लग गए। हम्म तो पहले ये कर्व था, अब एक नया कर्व ये बन गया। देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जी वैसे मान लो प्राइस अभी भी 5 रुपया ही है, हम्म बट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया इसलिए तुम कम प्रोडक्शन करने लग गए। जी तो यहाँ पे नया सप्लाई कर्व बन गया। देख लो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जी तो ये राइट, ये लेफ्ट, हम्म और ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जब प्राइस के कारण सप्लाई अप डाउन हो उसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अप को एक्सपेंशन, डाउन को कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब अदर फैक्टर के कारण सप्लाई चेंज हो जाए उसको बोलते हैं शिफ्ट, क्योंकि नया कर्व बन गया इसलिए शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी तो देखो यहां भी लिखा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज ओन प्राइस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, इसीलिए इसको मूवमेंट बोलते हैं। बढ़ जाए तो एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, घटे तो कॉन्ट्रैक्शन। जी और वही जब शिफ्ट हो तो क्या बोला, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर। तो बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट, और घट जाए तो उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट। जी ठीक है, जी डिक्रीज और इंक्रीज भी बोलते हैं इसको बहुत जन। तो ये था मूवमेंट, शिफ्ट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। देखो यही सब समझा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया, ये मूवमेंट है, बढ़ गया ऊपर की तरफ, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला। और वही यहाँ पर क्या बोला, देखो कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया, ये रहा, यहाँ से यहाँ आ गया। क्योंकि देखो एग्जांपल डेटा में भी दिया, प्राइस 5 रुपया था तब तुम 5 पीस बेच रहे थे, प्राइस 1 रुपया हो गया तो तुम 1 पीस बेचने लगे। तो ये फॉल है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। जी इंक्रीज और डिक्रीज यानी वही शिफ्ट। जी तो देखो यहाँ भी वही समझा है, 10 रुपया प्राइस है, अभी भी 10 ही रुपया प्राइस है, बट क्वांटिटी पहले 20 बेच रहे थे अब 30 बेचने को तैयार हो, बढ़ गया। जी अब ये कोई भी ऐसे फैक्टर के कारण हो सकता है। तुम्हारा इनपुट सस्ता हो गया, टैक्स कम हो गया, सब्सिडी बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बेटर हो गया। जी देखो यहाँ पे सारा रीजन वही दिए। और वही अगर प्राइस पहले भी 10 था अब भी 10 है, पर तुम पहले 30 पीस बेचते थे 20 बेच रहे हो, इसको बोलते हैं राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे बाकी फैक्टर नेगेटिव चेंज हुए तुम्हारे लिए। प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर का चेंजेस का बात करें जी, तो मूवमेंट होता है ड्यू टू प्राइस, शिफ्ट होता है ड्यू टू अदर फैक्टर। अब बहुत मजेदार वर्ड बोले, एक ऐसा वर्ड है जो याद रख पाओ तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा, आंसर में टीचर तुमको ब्रिलियंट मानेगा। मूवमेंट के कारण चेंज होने को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, लेकिन शिफ्ट के कारण बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। जब कर्व में बदल जाए तो चेंज इन सप्लाई, और वही कर्व जब अप डाउन हो तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये वर्ड अगर याद रख पाओ, नामकरण है, नामकरण, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है जी। हम अब तक 2 ऐसा नामकरण दिया जो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक तो ये कि मूवमेंट को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जबकि शिफ्ट को बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। सप्लाई चेंज हो गया, यहाँ खाली क्वांटिटी बदला, वहां अपना सप्लाई बदल गया, कर्व भी चेंज हो गया जी। और एक सिट्रस पैराबस, जब अदर फैक्टर कांस्टेंट बोले मतलब सिट्रस पैराबस जी। तो ये समझ में आएगा, ये लिख पाओगे अब आप। देखो एक एक करके एग्जांपल बता रहे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो, एक एक करके बता रहे, इनपुट का प्राइस चेंज हो जाए तो, टाइम पास कर रहा है, जीएसटी चेंज हो जाए तो, सब्सिडी चेंज हो जाए तो, ठीक है ना जी। रिलेटेड गुड्स का प्राइस, देखो पूरा एक टॉपिक बना लिया घुमा फिरा। अब लास्ट टॉपिक आता है इलास्टिसिटी जी। और डिमांड सप्लाई खत्म।
इलास्टिसिटी का मतलब क्या है तनिष्ठा? एक वर्ड में हमको मीनिंग चाहिए। इलास्टिसिटी। यही आप लोग फंसते हो बेटा जी, वो सिंगल वर्ड याद रखने का कोशिश करो जो लिखना ही है, बाकी तुम्हारा अपना ज्ञान बाजी है, तुम जो लिख सो। जैसे ही हम शेड्यूल बोला, तुमको आना चाहिए मुंह में वो टेबुलर रिलेशनशिप बताता। जैसे ही हम डायग्राम बोला या ग्राफ बोला, बोलो डायग्रामेटिकल रिलेशनशिप बताता है। अब उसके बाद तो तुम चिपकाए दोगे किसका रिश्ता बताता है, वो तो तुम्हारा अपना लैंग्वेज है, जैसे लिख दो। हाँ, रिएक्टिव टू प्राइस। जैसे ही हम मूवमेंट बोला, आपके मुंह में एकदम वर्ड आना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे हम शिफ्ट बोला, बोला चेंज इन सप्लाई या चेंज इन डिमांड। जी डिमांड सप्लाई चैप्टर को ना बेटा एक साथ रिवाइज किया करो, जी। क्योंकि कॉमन चीज है ना 90%, तो ब्रेन में सेट हो जाता है। जी। इलास्टिसिटी का मतलब आप मोटा मोटी सही बताएं, लेकिन हम बहुत बढ़िया वर्ड यूज करें और वो जिंदगी भर याद रखने का कोशिश करना। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स। डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज। अच्छा। लेकिन आप डिग्री वर्ड याद करो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका आंसर ना टीचर फ्लैट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। टीचर को लगेगा वाह। ये वाह वाला बात ना पहला लाइन में आना बहुत जरूरी होता है बेटा। यही आप लोगों को सिखाना है, वो करिश्मेटिक राइटिंग। पूरा पूरा याद नहीं कर सकता कॉमर्स का स्टूडेंट, उतना रट पाता तो साइंस ले लेता या ह्यूमैनिटीज ले लेता। सॉरी, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहां एक्चुअली में याद करना पड़ता है जी। हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि वो वहां तो रट के हो जाता है जी। मेरे को तो दुनिया में ये सबसे बुरा बात लगता है जब बोलता है कि साइंस 1 नंबर है, कॉमर्स 2 नंबर है, ह्यूमैनिटीज 3 नंबर है। लोग ये रैंकिंग जो देते हैं, आई हेट दैट। सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते जी। तो पॉइंट इज, लेकिन इन लोगों में याद करना मजबूरी है, क्योंकि कंटेंट है उतना बड़ा बड़ा दैट यू हैव टू मगीफाई। बट कॉमर्स ना मगीफाई का चीज ही नहीं है। यहाँ पर कीवर्ड याद करो, बाकी अपना ज्ञान बांटो। तो यहाँ बोलोगे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब थोड़ा भी प्राइस में चेंज हुआ, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, हाउ मच। देखो बेटा, डिमांड और सप्लाई नॉर्मल चैप्टर तुमको बताता है किस तरफ चेंज होगा। कौन सा फैक्टर चेंज होने पे डिमांड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कौन सा फैक्टर चेंज होने से सप्लाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो नॉर्मल चैप्टर बताया। इलास्टिसिटी बताता है हाउ मच। जी। ये वर्ड कहां से आया पता है? इलास्टिक। रबर यूज करते हो, मिटाने वाला रबर नहीं, चोटी वाला रबर, या वो जो कोई सामान में बांधने वाला रबर। कोई कोई रबर ऐसा होता है ना जिसको हल्का सा भी टानो तो टूट जाता है। जी। कोई कोई रबर ऐसा होता है हल्का सा भी टानो अच्छा खींच जाता है। जी। कोई कोई रबर ऐसा होता है कितना ही टानो हिलता ही नहीं है, बहुत टाइम। कोई कोई रबर ऐसा होता है बहुत जोर से टानने पे थोड़ा सा हिलता है। जी। दैट इज इलास्टिक। तुम्हारे प्रेशर से उसमें कितना चेंज आया। तो यहाँ प्रेशर है, प्राइस या फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। जी। और वो चेंज है कि क्वांटिटी में कितना अप डाउन है। तो इलास्टिसिटी माने डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। हाँ, ये लिख के आना। जी। अब बाकी तुम्हारा ज्ञान है बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी माने सर प्राइस के कारण कितना चेंज है, वही हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम के कारण कितना चेंज आया, और वही हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अदर गुड्स का प्राइस के कारण कितना चेंज आया। पढ़े हो ना डिमांड चैप्टर में तीनों टॉपिक। जी। ऐसे याद करते हैं बेटा। अब नाम क्या के खाली प्राइस लगा दो। जी। मेजरमेंट ऑफ चेंज आप मत लिखो, आप लिखो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। यही तो है प्राइस इलास्टिसिटी। टीचर 100% मानेगा कि वाओ क्या लिखा है। ये वाओ लाने का यही तरीका होता है कि एक आध वर्ड हम बहुत बढ़िया यूज कर पाए। अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे कैसे? चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी।
ओके। हम एक एग्जांपल देते हैं। 5 रुपया जब दाम था, हम 10 पीस बेच रहा था। जब दाम 8 रुपया हुआ, हम 16 पीस बेचने लगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ये तो उनको बेस चैप्टर बताते हैं। अब इलास्टिसिटी में ये निकालना है कितना परसेंटेज चेंज आया, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जी निकाल लो। हम क्या फॉर्मूला बताया, चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना का चेंज है, 6। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, 10। 6/10 इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। 6/10 इंटू 100 60%। ऊपर क्या पॉइंट मिल गया जी। नीचे क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जी। चलो भाई करो फिर से भाई, चेंज इन प्राइस बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। प्राइस में कितना चेंज आया, 3। 3। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5। 3/5 इंटू 100। तो 5 से ये कटा तो 20, ये भी 60। वेरी गुड। तो 60/60 यानी 1। जी। हो गया कैलकुलेट। यही डिमांड में करना, यही सप्लाई में करना। जी। ये देखो इसी का ब्रेकअप बताया ना, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इंटू 100। जी। अब इसी को अगर ठीक से लिखे तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी तो है 100 कट गया। जी। नीचे क्या, चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, इसको रिवर्स करेंगे तो इंटू करेंगे प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। यानी चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी लिख सकते हैं। ये रहा, एक और फॉर्मूला लिख दिया इसका। समझ में आया ये? जी सर। हाँ, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आता है इस कैलकुलेशन से 5 टाइप का इलास्टिसिटी कैलकुलेट होता है। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या शेप ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है परफेक्टली इलास्टिक। इसका ऑपोजिट भाई है परफेक्टली इनइलास्टिक। हम तुमको रबड़ का एग्जांपल दिए थे। हम पहला ही में क्या बोले थे, एक ऐसा भी रबड़ आता है जिसको हल्का सा टानो तो पूरा टूट ही जाता है। जी। माने इतना चेंज की कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं टू द पावर इन्फिनिटी। इतना चेंज की वी कांट फिगर आउट। जी। अब परफेक्टली इनइलास्टिक माने तुम कितना ही टानो हिलेगा ही नहीं, माने 0, नो चेंज। एक बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक माने इक्वल टू 1, सेम चीज। जितना प्राइस बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ा। ये परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितना प्राइस बढ़ा या घटा सप्लाई में नो चेंज। जी। यहां बोल रहे हैं प्राइस हिला भी नहीं बट सप्लाई इतना बढ़ गया, इतना गिर गया कि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इंफिनिटी। जी। यूनिटरी इलास्टिक बोला इक्वल टू 1, जो अभी अपना आंसर भी आया। जी। अभी जो अपने डेटा लिख के सॉल्व किए थे 1 आया। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी सेम परसेंटेज चेंज दोनों में। जी। मतलब जितना प्राइस बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ा, या जितना प्राइस गिरा उतना ही सप्लाई गिरा। यूनिटरी इलास्टिक। चौथा होता है जिसको खाली इलास्टिक बोलते हैं या मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। जी। यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस अगर मेरा 5% बढ़ा है तो सप्लाई मेरा 5 से ज्यादा बढ़ा है, माने 8 या 10% बढ़ा है, मतलब ज्यादा बढ़ा है 5 के कंपैरिजन में। यानी मेरा मोर इलास्टिक है। हल्का सा प्रेशर दो तो ज्यादा चेंज आ जाता है। जी। यानी ग्रेटर देन 1। ईडी का सिंबल ये होता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो ईएस। जी। ईएस इज ग्रेटर देन 1। जी। और आखिरी होता है लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। इसका मतलब है कम चेंज, मतलब प्राइस अगर 5% बढ़ा है तो सप्लाई 3% ही बढ़ा है। अच्छा। बढ़ेगा तो ये तो हमको बताइए, तो हमको पहला चैप्टर बता चुका। हाँ। कितना चेंज आएगा वो ये बता रहा है। जी। तो परफेक्टली इलास्टिक माने इंफिनिटी, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। परफेक्टली इलास्टिक माने इक्वल टू 0। जी।
नो चेंज। यूनिटरी इलास्टिक माने इक्वल टू 1, जी मोर इलास्टिक माने ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक माने लेस देन 1। जी यही यहाँ पे बताया, देखो इक्वल टू 1, तो ये डायग्राम एकदम यहां से चालू किए, जी ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 यानी प्राइस वाला लाइन से डायग्राम चालू किए, हाँ लेस देन 1 माने यानी क्वांटिटी वाला डायग्राम से चालू किए। हाँ नो चेंज यानी देखो प्राइस अप डाउन भी हो रहा है तो भी नो चेंज, जी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक। जी और परफेक्टली इलास्टिक माने इन्फिनिटी, यानी देखो प्राइस वहीं का वहीं है लेकिन सप्लाई का लाइन ही चेंज हो गया। इन्फिनिटी यानी परफेक्टली इलास्टिक। आखिरी आंसर, मेरे को सिंपल सिंपल आंसर करना था निष्ठा, आखिरी टॉपिक है, 5 मिनट में चैप्टर खत्म। जी एकदम सिंपल आंसर चाहिए। जी मोर इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। ये दो में से एक आंसर करना हर बार जब हम पूछेगा। ठीक है। नेचर ऑफ द इनपुट, अगर मेरा इनपुट, एक मिनट एक मिनट रुको। हाँ, अगर इनपुट इजीली अवेलेबल है जी तो सप्लाई कैसा होगा, मोर इलास्टिक की लेस इलास्टिक? मोर इलास्टिक। हाँ बिल्कुल। और अगर इनपुट बहुत मुश्किल से अवेलेबल है तो इन लेस इलास्टिक। हाँ भाई, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक एक ही बात, इलास्टिक की इन इलास्टिक बताना एक ही बात हो गया। हाँ नेचुरल प्रॉब्लम, अगर उस एरिया का नेचर बहुत सपोर्टिव है तो मोर इलास्टिक, जी लेकिन उस एरिया का नेचर एकदम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो तो मोर इलास्टिक, जी लेकिन आप बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार नहीं हो तो इन इलास्टिक। अगर पेरिशेबल गुड्स है, गुड जल्दी खराब होने वाला है तो लेस इलास्टिक, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म टिकने वाला ड्यूरेबल गुड्स है तो मोर इलास्टिक। जी समझ में आ रहा है ना क्यों? जी क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का लाइफ कम होता है तो वो ज्यादा लाके नहीं रखोगे तुम, भले ही प्राइस बढ़ जाए, नहीं बिका तो तुमको रिस्क है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई है तो इलास्टिक, लेस इलास्टिक। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका बहुत कम है तो मोर इलास्टिक। मोर टाइम फैक्टर तुमको हम ज्यादा लंबा टाइम दे रहे हैं तो मोर इलास्टिक, और एकदम टाइम बहुत कम टाइम दे रहे हैं तो लेस इलास्टिक। तुम्हारा टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है तो मोर इलास्टिक। इजी है मतलब हाँ तो मोर इलास्टिक। और टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है या महंगा है तो लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। डन। तुम एक बार अपना बुक गो थ्रू कर लेना, यही है ना, और कुछ कंटेंट बचा नहीं है, नहीं बात देख लो बुक से।